जरा सोचिए, एक कानून बनाया जाता है राजनीति में स्थिरता लाने के लिए, लेकिन क्या हो अगर वही कानून अस्थिरता का सबसे बड़ा जरिया बन जाए? ये एक बड़ा सवाल है और आज हम भारत के इसी पेचीदा दल बदल विरोधी कानून की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा नियम है जो कई बार अपने मकसद से बिल्कुल उल्टा काम करता दिखता है। तो इस पूरी राजनीतिक पहेली को सुलझाने के लिए एक सिचुएशन से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये एक काल्पनिक सिनेरियो है, लेकिन ऐसा जो हमारी राजनीति में कभी भी हकीकत बन सकता है। कल्पना कीजिए सुबह नींद खुलते ही फोन पर ये ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही हो। एक पल के लिए तो सब कुछ रुक सा जाएगा, है ना? ये खबर एक साथ कई सवाल खड़े कर देती है, वफादारी पर, कानून पर और इस बात पर कि आखिर राजनीतिक ताकत का असली मतलब क्या है। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिस पर आज सब कुछ टिका है। क्या मुट्ठी भर चुने हुए नेता अपनी पूरी की पूरी नेशनल पार्टी की तरफ से इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? और इससे भी अहम बात, क्या हमारा संविधान और कानून इसकी इजाजत देता है? इस राजनीतिक शतरंज के दांव-पेंच को समझने के लिए हमें खास कानून को देखना होगा। इसका जवाब छिपा है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में, जिसे हम सब एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये कानून बनाने की नौबत आई ही क्यों? इसकी जड़ें समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। 1960 और 70 के दशक में, जो भारतीय राजनीति का एक बहुत ही उथल-पुथल भरा दौर था। ये जो मुहावरा है, आया राम गया राम, ये उस दौर की पूरी कहानी सिर्फ 3 शब्दों में कह देता है। इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा के एक विधायक गयालाल से। कहते हैं कि उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी और बस तभी से ये कहावत भारतीय राजनीति में घर कर गई, एक ऐसे प्रतीक के तौर पर जो राजनीतिक अपॉर्चुनिज्म यानी अवसरवाद को दिखाती थी। जरा देखिए, 1967 के चुनाव के बाद क्या हुआ। कई राज्यों में गठबंधन की कमजोर सरकारें बनी और फिर शुरू हुआ दल बदल का खेल। हालात इतने खराब थे कि सिर्फ 4-5 साल के अंदर 32 से ज्यादा राज्य सरकारें गिर गईं। सरकारें बन रही थी और ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक उस दौर में देश के लगभग 50%, जी हां, आधे विधायकों ने कम से कम एक बार तो अपनी पार्टी बदली ही थी। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक तरह की महामारी बन चुकी थी जिसने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे। तो जाहिर है इस बढ़ते संकट को रोकने के लिए कुछ तो करना ही था। इसी के जवाब में संसद ने एक नया कानून लाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि ये इस बीमारी का पक्का इलाज साबित होगा। और वो समाधान था संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इसका मकसद बड़ा सीधा था। जो विधायक जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है वो उसी के प्रति वफादार रहे, ताकि जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान हो। तो ये कानून काम कैसे करता है? इसमें किसी भी विधायक को अयोग्य ठहराने के 2 सीधे सीधे आधार हैं। पहला, अगर कोई अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, और दूसरा, अगर वो पार्टी के व्हिप यानी आधिकारिक निर्देश के खिलाफ जाके सदन में वोट करे या वोटिंग से गैर हाजिर रहे। सीधी बात, पार्टी से बगावत की तो सदस्यता गई। लेकिन जैसा अक्सर बड़े कानूनों के साथ होता है, इस इलाज में भी एक बड़ा साइड इफेक्ट छुपा हुआ था। एक ऐसी कमी, एक लूप होल, जिसने आगे चलकर पूरे खेल को ही बदल दिया। तो ये लूपहोल क्या था? देखिए, कानून ने एक बहुत ही अजीब सा फर्क बना दिया। अगर एक विधायक अकेला पार्टी बदलता है तो वो दल बदल कहलाता है और उसे सजा मिलती है। लेकिन अगर विधायकों का एक बड़ा झुंड एक साथ पार्टी बदलता है तो उसे विलय या मर्जर कहा जा सकता है। और इस विलय के लिए एक जादुई आंकड़ा तय किया गया, 2/3। मतलब अगर किसी पार्टी के कम से कम 67% विधायक एक साथ मिलकर पार्टी बदलने का फैसला करते हैं तो कानून उन्हें सजा नहीं देता। वो इसे दल बदल नहीं बल्कि एक वैध विलय मानता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं रह गई। इस 2/3 वाले नियम का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में देश भर में सरकारें गिराने और बनाने के लिए जमकर हुआ है। अरुणाचल प्रदेश हो, गोवा हो या महाराष्ट्र, हमने देखा है कि कैसे एक एक विधायक के दल बदल का खेल अब होलसेल यानी थोक में होने लगा है। और यहीं से हम वापस अपनी शुरुआती पहेली पर आते हैं। ये जो थोक में दल बदल हो रहा है, इसने एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई को जन्म दिया है। एक ऐसी लड़ाई जो आज भी देश की सबसे बड़ी अदालतों में लड़ी जा रही है। इस पूरी बहस का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो विलय या मर्जर का फैसला है, ये लेगा कौन?
क्या ये फैसला ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी लेगी, मतलब पार्टी का पूरा संगठन, उसके नेता, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, या फिर ये फैसला सिर्फ लेजिस्लेचर पार्टी यानी उस पार्टी के चुने हुए एमपी और एमएलए का समूह ले सकता है? ये इस कानून के दिल पर चोट करने वाला सवाल है। इस सवाल पर 2023 के महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि विधायिका दल यानी चुने हुए विधायक अपनी मूल राजनीतिक पार्टी से अलग नहीं हो सकते। कोर्ट ने इसे एक प्रतीकात्मक गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड से जोड़ा जिसे काटा नहीं जा सकता। मतलब विधायक अपनी पार्टी से ही अपनी पहचान और ताकत पाते हैं। लेकिन यहां एक कानूनी पेंच है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले में ये कहा, वहीं गोवा दल बदल मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला बिल्कुल इसके उलट था। उस फैसले में कहा गया कि सिर्फ विधायिका दल के 2/3 सदस्यों का समर्थन ही विलय के लिए काफी है। अब वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक आखिरी फैसला नहीं आता, ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इन सब के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। वो कानून जो स्थिरता लाने के लिए बनाया गया था, क्या वो खुद एक दोषपूर्ण दवा साबित हुआ है? एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है, इस कानून ने दल बदल को रोका नहीं, बल्कि उसे और बड़ा और ज्यादा पेशेवर बना दिया है। पहले जो काम चोरी छिपे एक एक करके होता था, अब वो पूरी प्लानिंग के साथ थोक में होता है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या दल बदल को रोकने वाला ये कानून अब सिर्फ दल बदल को और महंगा और बड़ा बनाने का एक जरिया बन गया है? क्या ये इलाज खुद बीमारी से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारतीय